नमस्कार दोस्तों, उड़ान एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज आप सभी का स्वागत करता हूं। सीजीपीएससी प्री 2024 को ध्यान में रखते हुए उड़ान एकेडमी ने ये जो एमसीक्यूज की श्रृंखला स्टार्ट की है, आशा करता हूं कि इससे आपको लाभ हो रहा होगा। और मैं मोहम्मद रियाज आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा एक नई बैचेस को लेकर। यहाँ पे ध्यान दें कि रायपुर और बिलासपुर ब्रांच में सीजीपीएससी प्री और व्यापम की एक लॉन्ग टर्म बैच स्टार्ट हो रही है 6 जनवरी से। रायपुर की टाइमिंग होगी 5:30 से 8:30 इवनिंग को और बिलासपुर की टाइमिंग 5 से 8 इवनिंग। टाइमिंग का विशेष ध्यान दें। और चूंकि नए वर्ष के लिए एक विशेष ऑफर दी जा रही है, 30% फीस में छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। रायपुर और बिलासपुर दोनों ब्रांचेस के नंबर है, आप कॉल करके बात करके ब्रांच विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक भर्ती बैच को लेकर भी बैचेस स्टार्ट की जा रही है। रायपुर और बिलासपुर दोनों ब्रांचेस में होगी। ध्यान रखें 13 जनवरी को ये बैच स्टार्ट हो रही है। बिलासपुर ब्रांच में इवनिंग की टाइमिंग होगी 5 से 8 और रायपुर ब्रांच में 13 जनवरी के टाइमिंग होगी 7:30 से 10:30। विषय विशेषज्ञों द्वारा ये बैच स्टार्ट की जा रही है ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, इसका मैक्सिमम लाभ मिल सके। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या मेन ब्रांच में रायपुर बिलासपुर में विजिट कर सकते हैं। चलिए बिना विलंब किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो ये है कि निम्नलिखित फसलों पर विचार करिए। सबसे पहली फसल कपास, फिर मूंगफली, धान और गेहूं, और पूछ रहा है इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक चार्ट बनाऊं जिसमें मैं खरीफ की फसल और रबी की फसल रखूं, तो इसके अलावा इसमें खाद्यान्न फसलें, दलहन की फसलें और तिलहन की फसलें और साथ ही साथ नकदी फसलों को अगर रखें तो खरीफ की खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसल आएगी? धान, इसके अलावा ज्वार, बाजरा और मक्का। ध्यान रखें धान के साथ साथ ज्वार, बाजरा, मक्का। ज्वार, बाजरा, मक्का मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। ये खरीफ की खाद्यान्न फसल है। रबी की अगर खाद्यान्न फसलों की बात करूं तो गेहूं और जौ, गेहूं और जौ ये रबी की खाद्यान्न फसलें हैं। अगर मैं दलहन की फसल की बात करूं तो खरीफ की दलहन की फसल में अरहर, मूंग और उड़द। अरहर, मूंग और उड़द ये खरीफ की फसल है। जबकि रबी की फसल की बात करूं तो रबी की फसलों में ध्यान दीजिएगा चना, मटर और मसूर, ये आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आएगी। वहीं तिलहन की फसलों की बात करें तो यहां पर बता दीजिएगा सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, उसके बाद तिल, राम तिल और अरंडी, अरंडी का तेल। ठीक है, ये तिलहन की फसल हो गई आपकी। सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, राम तिल और अरंडी। वहीं पर अगर मैं रबी की बात करूं तो बताइएगा सरसों, अलसी और कुसुम। सरसों, अलसी और कुसुम, ये याद रखिएगा। नकदी फसलों की बात करूं तो नकदी फसलों में कपास, खरीफ की नकदी फसलें, खरीफ की नकदी फसलों की बात हो रही है। कपास, इसके अलावा तंबाकू और उसके बाद कपास तंबाकू के साथ गन्ना, जूट, मेस्टा इत्यादि फसलें जो हैं खरीफ की आपकी नकदी फसलों के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नकदी फसलें हैं तो ये याद रखिएगा। चलिए, तो खाद्यान्न फसलें दलहन, तिलहन, नकदी, ये क्लियर रहना चाहिए आपका रबी और खरीफ दोनों में। अब देखिए यहां पर कपास की बात करें तो मैंने यहां कपास लिखा है खरीफ की फसलों में। मूंगफली, ये देखिए मूंगफली लिखा है मैंने खरीफ की फसलों में। धान, ये देखिए धान भी खरीफ की फसल में आता है। लेकिन गेहूं की बात करें तो गेहूं जो है वो खरीफ की नहीं बल्कि एक रबी की फसल है। ठीक है, तो जिसे शीत ऋतु में बोई जाती है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यहां पे काली मिर्च यानी कि मसालों की बात हो रही है और मसालों के उत्पादन में ध्यान में रखिएगा कि केरल पहले स्थान पर। मसालों की बात जब भी आएगी केरल पहले स्थान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, केरल। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या है? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कॉफी उगाई जाती है? कॉफी की बात करें तो कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर और केरल दूसरे स्थान पर। याद रखेगा कॉफी के मामले में कर्नाटक का अच्छे से याद रखेगा, कर्नाटक पहले स्थान पर,
ये नीलगिरी की पहाड़ी वाला क्षेत्र है। नीलगिरी की पहाड़ी में कर्नाटक और केरल, ये दो क्षेत्र याद रखेगा कॉफी फसल के उत्पादन में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन, किसानों से खेतों में कृषि करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, यह किस लिए है? चूना, पहला स्टेटमेंट, चूना मिट्टी में जल अंश बनाए रखने में बहुत सहायक है। दूसरा, चूना मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है। चूना मिट्टी की क्षारीयता को घटाता है। चूने की उच्च सांद्रता पादप वृद्धि के लिए यानी पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी है। तो यहां पर एक बात अच्छे से याद रखेगा, चूना मिट्टी को क्षारीय बनाता है। चूना मिट्टी की अम्लीयता को क्या करता है? घटाता है। अगर चूना मिलाने के लिए कहा जा रहा है तो ये मिट्टी की अम्लीयता को क्या कर रहा है? घटाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है चूने के लिए, याद रखेगा। अगर किसी मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक है तो बताइएगा वो मिट्टी क्षारीय होगा। इसके अलावा चूना मिलाने के लिए कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो अम्लीयता को क्या करना चाह रहा है? घटाना चाह रहा है। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी कि चूना मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है, ये सही जवाब है इसका। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए, फसल चक्र आवश्यक है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र मतलब क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? विभिन्न फसलों को एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्रम में और एक निश्चित समय में बोने को फसल चक्र कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा, क्यों ऐसा कहा जाता है? यार एक ही जगह पर अगर एक ही टाइप की फसल बोएंगे ना तो उत्पादकता क्या हो जाती है? उत्पादकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, याद रखेगा। इसलिए फसलों को बदल बदल के लगाना चाहिए। तो यहां पर याद रखेगा, बदल बदल के लगाने से उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है और उसमें वृद्धि होती है। एग्जाम्पल यही समझिएगा कि लगातार अगर आपको 7 दिन पोहा खिला दूं तो 8वें दिन पोहा पर से भरोसा उठ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर एक ही जमीन पर लगातार एक ही फसल उगा रहे हो तो उसकी उत्पादकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए या वृद्धि हेतु क्या की जाती है? फसल चक्र को अपनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पादपों में प्रोटीन की वृद्धि, वो अलग चीजें हो जाती है। विभिन्न फसलों की प्राप्ति, मृदा में नमी को बनाए रखना, ये देख के ही लगता है कि ये सब गलत है। यहाँ पे सही जवाब होगा मृदा में उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। ठीक है, तो ये याद रखें, फसल चक्र बहुत जरूरी होती है फसलों के उत्पादन के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करें। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सदाबहार क्रांति, जिसे हरित क्रांति कहते हैं, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, किसके द्वारा? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग द्वारा, एमएस स्वामीनाथन के द्वारा, राज कृष्णा द्वारा और आरकेवी राव के द्वारा। तो इसका सही जवाब है कि भारत में हरित क्रांति के जनक या उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति किसने लाई? तो एमएस स्वामीनाथन ने लाई। हालांकि विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक बता दीजिएगा कौन होंगे? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, जिन्होंने भारत के लिए उन्नत किस्म की गेहूं का विकास किया, जिसे हम संकर बीज कहते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर दीजिए। पहला, चाय असम की मुख्य फसल है। याद रखेगा, चाय के उत्पादन में असम पहले स्थान पर है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, कॉफी तमिलनाडु की मुख्य फसल है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉफी की बात करें तो कॉफी तमिलनाडु की मुख्य फसल नहीं, कॉफी कर्नाटक की मुख्य फसल है, क्योंकि कर्नाटक के नीलगिरी की पहाड़ी में कॉफी का उत्पादन किया जाता है सबसे ज्यादा। तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। बिल्कुल, तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे और एक विस्तृत एरिया में क्या की जाती है? उगाई जाती है, ये भी सही है। उसके बाद जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं, जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है, जबकि जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ठीक है, तो सही में पहला और तीसरा सही है, और पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर पूछ रहा है कूट में सही उत्तर दीजिए, तो पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए। पहला, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम पे बात करनी है। उपयुक्त राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? यहां पर ध्यान दीजिएगा, आर्द्र सदापर्णी मतलब वर्षा वाला क्षेत्र जहां पे वर्षा ज्यादा होती है, और सदापर्णी मतलब सदाबहार, उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म प्रदेश। तो याद रखिए, गर्म प्रदेश लिया जाना है अपने को, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र लिया जाना है, और सदाबहार लिया जाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्षा अधिक होगी, ठीक है, और कितनी अधिक होगी? 200 सेंटीमीटर ज्यादा जब वर्षा होगी
उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, तो वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश एक ठंडा प्रदेश है, हिमालय वाला प्रदेश, उसको अलग कर दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की बात करें, ये दो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में औसतन 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और वो भी कौन सी वनस्पति के अंतर्गत आएगी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी। और हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमालय की ऊंचाइयों पे आपको सदाबहार वनस्पति देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल उष्णकटिबंधीय सदाबहार की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश को आप नहीं कंसीडर करेंगे। आप दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा के आधार पे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति पाए जाएंगे। तो ये पहला और तीसरा सही है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा, पहला और तीसरा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा कि भारत में किस प्रकार का वन, और वन का निर्धारण जो है वो वर्षा के आधार पर होता है, जलवायु के आधार पर होता है, और सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण में पर्वतीय प्रदेश में ही पाई जाएगी, तो वृहद तो हो ही नहीं सकती। उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, ठीक, शुष्क सदाबहार वन पर्वतों की ऊंचाइयों पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति। यहां पर देखिए एक बात समझिएगा कि वर्षा हमारे भारत में मानसून से होती है, और जो पतझड़ वनस्पति होती है उसको मानसूनी वनस्पति भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि मानसून की वजह से जो वनस्पति का विकास हुआ उसे आप मुख्य रूप से क्या बोलते हैं? पतझड़। क्यों ऐसा? क्योंकि मानसून से पर्टिकुलर किसी एक सीजन में बारिश होती है वर्षा ऋतु में, उसके बाद शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी। ग्रीष्म ऋतु में पानी की अक्सर कमी होने की वजह से पेड़ों को पत्तियां गिरानी पड़ती है, और वो किस प्रकार की वनस्पति होगी? पतझड़। तो मानसूनी ऋतु होने की वजह से हमारे भारत में सर्वाधिक पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और चूंकि भारत में औसत वर्षा 118 सेंटीमीटर बताई जाती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, और जब 100 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा होती है, 100 से 200, तो ऐसी पतझड़ को आप आर्द्र पतझड़ कहते हैं। और जहां पे 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उस हिसाब से वहां पर आप क्या बताएंगे? शुष्क पतझड़। वहां पर क्या बताएंगे आप? शुष्क पतझड़ वनस्पति। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये हुआ कि औसत वर्षा भारत की अगर 118 सेंटीमीटर है, उस हिसाब से आप देखेंगे कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होने की वजह से भारत में मैक्सिमम जगहों पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। सदाबहार का विस्तार कम है। ठीक है, शीतोष्ण वन की बात करें तो पर्वतीय प्रदेशों में आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, जो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि भारत की औसत वर्षा 118 सेंटीमीटर है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। वन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, मतलब कौन सा गलत है। तो सही ढूंढ लीजिए, जो सही नहीं होगा वही गलत होगा। तो पर्वतों के ढाल से वन काट देने पर नदियों का प्रवाह तीव्र हो जाता है एवं मिट्टी का अपरदन तेज हो जाता है। बिल्कुल सही है। वनों के कट जाने से वर्षा कम होने लगती है। बिल्कुल, वन वर्षा करवाते हैं, वन के होने से वर्षा अधिक होती है, लेकिन वन के कट जाने से वर्षा कम होने लगती है तथा जलवायु शुष्क हो जाती है। ये भी सही है। वनों के काटने से मृदा का क्षरण थम जाता है। अरे भैया, वनों के काटने से, वनों के काट दे, क्योंकि वन पेड़ ही वो होते हैं जो क्या करते हैं, उनकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, बांध के रखती है। अगर पेड़ों को काट दे तो मिट्टी को कोई पकड़ने वाला नहीं, और जब मिट्टी को कोई पकड़ेगा नहीं तो उसका क्या ज्यादा होगा? अपरदन ज्यादा होगा। इसलिए वनों के काटने से मृदा का क्षरण थमता नहीं, बल्कि मृदा का क्षरण बढ़ जाता है। तो ये आपका गलत हो गया। और इसके अलावा वनों का देश की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो यहां पर अगर गलत की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपको क्या नजर आ रहा है? ये गलत नजर आ रहा है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट गैस मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली सौर विकिरणों के लिए
जहां पारदर्शी होती है वहीं पर पृथ्वी से निकलने वाली पार्थिव विकिरणों के लिए अपारगम्य होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सौर विकिरणों को आने देता है और पार्थिव विकिरण को जाने नहीं देता। तो अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो पार्थिव विकिरण के वायुमंडल में रहने पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, वैश्विक तापमान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पर इसका प्रभाव पूछा जा रहा है। तो मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है? समुद्र के निकट डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति का क्या होता है? विस्तार होता है या विकास होता है। कहां पर? समुद्र के निकट डेल्टाई क्षेत्र में, निम्न डेल्टा वाले क्षेत्र में जो समुद्र से लगा होता है, जहां पे ज्वार का पानी आता जाता रहता है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं कि वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर ये कहा जा रहा है कि मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार बढ़ जाएगा तो ये गलत है। दूसरा, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, ये होल्ड में रखते हैं। कार्बन 6 के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, या फिर ए और सी, ये गलत हो जाएंगे। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर क्या होने लगेंगे? पिघलने लगेंगे। और पिघलने की वजह से, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से जो समुद्र का सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। समुद्र का जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो समुद्र के किनारे ये जो मैंग्रोव वनस्पति होते हैं, समुद्र के सी लेवल के बढ़ने की वजह से सारे के सारे मैंग्रोव वनस्पति समुद्र में डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जो है वो समुद्र में जलमग्न हो जाएंगे, मतलब समुद्र में डूब जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग किनारों पे बसे हुए हैं, ठीक है, जो समुद्र किनारे वाले क्षेत्र हैं, चाहे वो द्वीपीय क्षेत्र हो या फिर किसी महाद्वीप का जो बीचेस वाली जगह है या तटीय क्षेत्र है, वो मैक्सिमम उससे प्रभाव ये होगा कि समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने की वजह से, सी लेवल बढ़ने की वजह से ये जो कोस्टल एरियाज के जो भी शहर हो या फिर मैंग्रोव हो, ये सब कुछ क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? वनोन्मूलन का मतलब होता है कि वनों का काटना। जब आप वनों की कटाई करते हैं, उन्मूलन करते हैं, तो वनोन्मूलन बोल रहे हैं का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? सबसे पहले वन संपत्ति की क्षति, बिल्कुल ये भी सही है। अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। जंगली जानवरों के निवास स्थानों का नाश और मृदा अपरदन, ये अब यहाँ पे थोड़ा नोटिस करेंगे ना, तो ये चारों सही हैं, चारों सही है। लेकिन बात अगर सबसे अधिक, अगर यहाँ पे प्रश्न क्या आ रहा है, सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है, तो ये बात समझिएगा कि चारों सही हैं, उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक प्रभाव क्या देखने को मिलेगा जब आप पेड़ों की कटाई कर देंगे, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, अत्यधिक वनोन्मूलन का प्रभाव पूछा जा रहा है। अत्यधिक वनों की कटाई का परिणाम क्या होगा कि जो जंगल में रहने वाले जंगली जानवर हैं, चलिए, वन संपत्ति की क्षति, ये भी सही है। अनेक मूल्यवान पादपों, ये भी सही समझ में आ रहा है। मृदा अपरदन, ये भी होगा। लेकिन जो जंगली जानवरों का निवास स्थान है जंगल, वो उनका नाश हो जाएगा। जंगल का नाश करने से जंगली जानवर जो है, जो जंगलों में रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि वो फिर कहाँ रहेंगे? जब जंगल में रहने वाले जानवर फिर कहाँ रहेंगे? शहर में तो रह नहीं सकते, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा अधिक खतरनाक प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का उद्देश्य है वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण, वन्य उत्पादों का प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादों का, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, उपयुक्त सभी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वन्य भूमि के जो वनस्पति जात है, यानी कि जो पादप हैं, और प्राणी जात मतलब जो जंतु हैं, उनका परिरक्षण, उनको सुरक्षित रखना, यानी कि जंतुओं की जो बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जिनको फ्लोरा कहते हैं, और पादपों की बहुत सारी प्रजाति जिनको फ्लोरा कहा जाता है, उनको संरक्षित करना, उनको सुरक्षित रखना बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो यानी पहला जो है वन्य भूमि के जो फ्लोरा और फोना है उनको सुरक्षित रखना, ठीक है। तो यानी कि पहला जवाब जो होगा, पहला स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? सुमेलित कीजिए। एक तरफ सागौन, देवदार, सुंदरी और सिनकोना, ये कुछ वृक्षों के नाम बताए हैं, और दूसरा उन जगहों के नाम जहां पे ये पाए जाते हैं सर्वाधिक, हिमालय की तराई, मध्य भारत, सुंदरवन और हिमालय के उच्च क्षेत्र।
अब अगर मैचिंग करने के लिए कहा जाए तो देखिए सागौन जो है, सबसे ज्यादा सागौन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मध्य भारत में पाया जाता है। ठीक है। देवदार की बात करें तो देवदार जो है वो शीतोष्ण और समशीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के अंतर्गत आता है, जो हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय के 2400 से 3300 मीटर और 1800 से 2400 मीटर ये वो रेंज है हिमालय के शीतोष्ण और समशीतोष्ण वाला क्षेत्र, जहां पर ये देवदार वृक्ष देखने को मिलते हैं हिमालय के ऊंचाइयों पे। ठीक है। सुंदरी की बात करें तो सुंदरी जो है, सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जो बेसिकली मैंग्रोव वनस्पति होते हैं। तो सुंदरी वृक्ष जो है वो सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं, सुंदरवन में। और सिंकोना जो है ये एक सदाबहार वनस्पति होती है। एबोनी, महोगनी, सिंकोना और आबनूस ये कुछ प्रमुख सदाबहार वनस्पति होते हैं जो वहां पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, जो एक दलदली क्षेत्र के रूप में होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिमालय का तराई क्षेत्र नदी के जल के जमाव की वजह से एक दलदली क्षेत्र के रूप में विकसित होता है, और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक जल होने की वजह से यहाँ पर भी एक सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो हिमालय के तराई क्षेत्र आप देखे होंगे, मध्यवर्ती मैदान में भामर तराई की बात पढ़े होंगे, तो जो हिमालय तराई क्षेत्र है वहाँ पे जो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, तो वहाँ पर भी सिंकोना जैसी सदाबहार वनस्पति पाई जाती है हिमालय तराई क्षेत्र में। इसके अलावा भी ये कई जगहों पे पाई जाती है जहाँ पे 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी, जहाँ पे सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। तो इनका क्रम अगर बात करें तो 2 4 3 1, 2 4 3 1। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा 2 4 3 1। ऐसे आप मैचिंग करके कई सवालों के जवाब निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, चंबल घाटी योजना या परियोजना की बात करें तो चंबल नदी का मध्य प्रदेश में, देखिए यहाँ पे कुछ परियोजनाएं, गांधी सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चंबल नदी का मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना है, तो वो गांधी सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी परियोजना से संबंधित है। दूसरा, जवाहर सागर की बात करें तो चंबल नदी का राजस्थान में जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर परियोजना, ये 2 परियोजनाएं हैं, तो ये भी आपका शामिल हो जाता है चंबल घाटी योजना से। लेकिन गोविंद सागर की बात करें तो गोविंद सागर जो है वो सतलज नदी का हिमाचल प्रदेश में जो भाखड़ा डैम पर जो जलाशय है उसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। और वहीं पर गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय की बात करें तो रिहन नदी का उत्तर प्रदेश में जो रिहन डैम है उसमें जो जलाशय बनता है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। तो ये 2 जो है, एक सतलज नदी से और एक आपका रिहन नदी से जुड़ता है, और ये दोनों चंबल नदी परियोजना से जुड़ते हैं। और पूछ रहा है संबंधित नहीं है, अगर नहीं है पूछ रहा है तो ये 2 तो है, तो ये नहीं है तीसरा चौथा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। क्लियर? तो ये ऑप्शन नंबर सी तीसरा और चौथा ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र अवस्थित है? देखिए नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र की बात करें तो कोयला जो है वो एक तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र होता है, और दूसरा जो है वो होता है आपका टर्शियरी कोयला। गोंडवाना कोयला जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में। कहां पर पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में, वहां जहां पर क्या होते हैं? नदियों के भ्रंश घाटी क्षेत्र होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में जहां नदियों के भ्रंश घाटी क्षेत्र होते हैं वहां पर गोंडवाना कोयला, और हिमालय के क्षेत्र में जो कोयला पाया जाता है उसे टर्शरी कोयला कहा जाता है। हिमालय के निर्माण के दौरान वनस्पतियों के दबने से जो कोयला बना वो टर्शरी कोयला, और प्रायद्वीपीय पठार में भ्रंश घाटी क्षेत्र में वनस्पति के दबने से जो कोयला बना वो गोंडवाना कोयला। बात टर्शरी कोयले की हो रही है, याद रखिए नामचिक नामफूक ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र जो है वो टर्शरी कोयला के अंतर्गत आता है। तो बेसिकली ये टर्शरी कोयला की बात हो रही है, जो मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में कालकोट कोयला क्षेत्र, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में ये जो लिखा हुआ है नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र, असम में माकूम कोयला क्षेत्र। याद रखें माकूम 1867 में सबसे पहले
तेल कुएं की खुदाई की गई थी, यही असम के माकू में 1867 में। और मेघालय की बात करें तो मेघालय में गारो की पहाड़ी और खासी की पहाड़ी पर ध्यान दीजिएगा। गारो की पहाड़ी पे डारांगीरी, ठीक है, और खासी की पहाड़ी पे चेरापूंजी कोयला क्षेत्र। तो डारांगीरी, गारो की पहाड़ी पे डारांगीरी और खासी की पहाड़ी पे चेरापूंजी कोयला क्षेत्र है। ये सब टर्शरी कोयले के अंतर्गत आएंगे, याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा तो यहां पे निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो याद रखिएगा वो राज्य होगा अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के किस भाग में कालकोट तृतीयक यानी टर्शरी कोयला क्षेत्र है? देखिए, यहां पर मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जम्मू कश्मीर में कालकोट कोयला क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफूक, असम में माकूम और मेघालय में गारो की पहाड़ी पर डारांगीरी और खासी की पहाड़ी पर चेरापूंजी कोयला क्षेत्र है। इस बात का ख्याल रखें, ये सभी के सभी टर्शरी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और अब क्या पूछ रहा है? कालकोट, कलाकोट लिखा है, कालकोट, और ये कहां पर है? तो देखिए, असम के ब्रह्मपुत्र घाटी नहीं, झारखंड और पश्चिम बंगाल के दामोदर नहीं, केरल के कार्डेमम पहाड़ी नहीं, तो हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में ये कोयला क्षेत्र पाया जाएगा, कालकोट कोयला क्षेत्र, और वो भी कहां पर? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में कालकोट कोयला क्षेत्र। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे काले अयस्क के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल। इसमें 60 से 70% तक शुद्ध लोहा होता है, ठीक, ये भी सही है। इसमें चुंबकीय गुण की वजह से इसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटाइट कहा जाता है, ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर क्या हो गया? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। इजी सा प्रश्न था। चलिए, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा एक सर्वाधिक प्राचीन एवं अभी भी तेल उत्पादन कर रहा है? सबसे प्राचीन अगर तेल क्षेत्र की बात करें, तेल कुएं की बात करें, तो 1867 की तारीख में असम का माकूम, याद रखिएगा, और 1889 में असम का डिगबोई, असम का डिगबोई, याद रखिएगा, डिगबोई तेल क्षेत्र 1889 में दूसरा तेल कुएं के रूप में इसको जाना जाता है। पहला तेल कुआं 1867 का है, दूसरा तेल कुआं 1889 का है। व्यापक पैमाने पे तेल निकाला गया, पेट्रोलियम इंडस्ट्री की शुरुआत हुई 1893 से। इसी डिगबोई में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की गई, तेल शोधनशाला, सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी जो है वो 1893 में इसी डिगबोई में स्टार्ट किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो सबसे प्राचीन भी है और अभी भी यहां से तेल का क्या किया जा रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। चलिए, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है कि पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? यहां पे ध्यान रखिएगा कि सोना, चांदी, हीरा और लोहा। एक गाना आया था, पन्ने की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। इससे भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हीरे के लिए जाना जाता है। इसके अलावा पन्ने की बात करें, मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, याद रखिएगा, हीरे के उत्पादन में 100% हीरे का यहां से क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। सब 100 एकाधिकार है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का एकाधिकार है हीरे के उत्पादन में। हीरा और कहीं नहीं उत्पादित किया जाता, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से ही उत्पादित किया जाता है, पूरा 100%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। चलिए, अब बात करते हैं सबसे लास्ट प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न है, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है? राजसमंद जिले के राजपुर दरीबा में, उदयपुर जिले के दिलवाड़ा में, भिलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में, उदयपुर जिले के झामर कोटड़ा में। यहाँ पर देखिएगा, सीसे जस्ते की बात करें तो सीसे जस्ते का 100% उत्पादन राजस्थान में है। तो राजस्थान जो है सीसे जस्ते का 100% उत्पादन करता है। और कहाँ पर? तो याद रखिएगा, एक राजस्थान में जावर की खान है और ये रामपुरा गुचा की खान है यहाँ से। तो जो रामपुरा गुचा की खान है भिलवाड़ा जिले में, ये इसका सही जवाब होगा। सीसे जस्ते की बात करें तो ये एक जुड़वा खनिज है जो एक साथ पाया जाता है और राजस्थान इसके उत्पादन में पहला स्थान है, 100% एकाधिकार के साथ 100% उत्पादन करता है। और क्षेत्र की बात करें तो भिलवाड़ा जिले के रामपुरा गुचा की खान
इसकी सबसे बड़ी खान मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ खान मानी जाती है। एशिया का श्रेष्ठ सीसा जस्ता का भंडार यही है। इसके अलावा अगर जावर की खान भी लिखा होगा तो वो भी सही जवाब होगा, क्योंकि जावर की खान से भी सीसा जस्ता निकाला जाता है। एक रामपुरा अगुचा की खान और एक जावर की खान, ये 2 खान याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।